In the name of Allah, the most beneficent and the most kind to all of us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So I myself Naseem Zulfikar, and today I am going to start a fresh new chapter of secondary chemistry and the most requested chapter by the students, that is chapter 4, P block elements. And today in this chapter we will discuss about the metallurgy of aluminum. So first of all, let's discuss what is metallurgy. So metallurgy किसे कहते हैं? It is the process by which metals are extracted from their ores is called metallurgy. वो अमल, वो प्रोसेस जिसके ज़रिए मेटल्स को उनके ओर्स में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं मेटलर्जी, धातकारी उर्दू में कहा जाता है। मेटल्स जिस तरह से आयरन है या कॉपर है, तो जो भी मेटल्स हमारे पास होते हैं, तो मेटल्स ज़मीन के अंदर से जो निकलते हैं तो डायरेक्टली नहीं निकल जाते, जैसे लोहा डायरेक्ट ज़मीन से नहीं निकल जाता, कॉपर डायरेक्ट ज़मीन से नहीं निकल जाता, बल्कि ज़मीन के अंदर से ओर्स निकलते हैं, जिसको उर्दू में कच्छ धात कहते हैं। ओर्स क्या होते हैं? असल में मेटलिक कंपाउंड्स होते हैं। तो हज़ारों सालों तक या लाखों सालों तक मेटल के ज़मीन पे दबे रहने की वजह से मेटल्स क्या होते हैं, किसी कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं और डिफरेंट, जैसे कि अपने ऑक्साइड्स या डिफरेंट और तरह के ओर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब ज़मीन से निकाला जाता है तो डायरेक्ट लोहा या लोहे का गेट या लोहे की खिड़की डायरेक्ट नहीं निकल जाती, बल्कि उसके अंदर से पहले तो ओर्स निकलते हैं, कच्छ धात निकलता है। जैसे कि अगर लोहा निकालना है तो लोहे का और Fe2O3 हेमेटाइट निकलेगा ज़मीन के अंदर से, फिर उसको रिफ़ाइन करते हैं, उससे आयरन को अलग करते हैं। ये पूरा प्रोसेस कहलाता है मेटलर्जी। तो वो अमल जिसके ज़रिए मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है उनके ओर्स में से। ओर्स क्या होते हैं? ज़मीन के अंदर से निकाले जाते हैं, मिनरल फॉर्म में होते हैं। ये कंपाउंड्स ऑफ मेटल, मेटल के कंपाउंड होते हैं और उनके साथ कुछ गैंग पार्टिकल्स अटैच्ड होते हैं। गैंग पार्टिकल्स मतलब ज़मीन पे दबे रहने की वजह से इम्प्योरिटीज़, धूल मिट्टी वगैरह उनके चारों तरफ लग जाती है, उसको गैंग पार्टिकल कहा जाता है। तो गैंग पार्टिकल और कंपाउंड मिलकर ओर बनाते हैं। उसी ओर में से मेटल को अगर आप एक्सट्रैक्ट कर लें तो उसको हम कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मेटलर्जी, जिसमें नॉर्मली 2 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट स्टेप पे आप क्या करते हैं? गैंग पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं, जो भी इम्प्योरिटी उसके अंदर मौजूद है। और सेकंड फिर आप क्या करते हैं, जो कंपाउंड ऑफ मेटल होता है उसमें से मेटल को सेपरेट कर लेते हैं कंपाउंड में से, या तो कार्बन रिडक्शन प्रोसेस को फॉलो करके या इलेक्ट्रोलिसिस करके। ये मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊँगा जब हम मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम पढ़ेंगे कि कैसे किया जाता है ये। तो जितने भी मेटल्स हैं वो सब के सब ओर्स की सूरत में निकलते हैं। कुछ मेटल, ये 4 मेटल ऐसे हैं जो कि ओर्स की सूरत में नहीं निकलते, बल्कि डायरेक्ट प्योर स्टेट में ज़मीन के अंदर से बाहर आ जाते हैं। उनको हम फ्री मेटल्स कहते हैं, या उनको हम नेटिव मेटल्स कहते हैं, या नोबल मेटल्स कहते हैं। और जिनको हम निमोनिक याद करते हैं, जिनकी हापा, HAPA, हापा मेटल्स उनको कहा जाता है HgAgPtAu, मतलब मर्क्यूरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। ये 4 वो मेटल्स हैं जो ज़मीन के अंदर से डायरेक्टली निकल जाते हैं प्योर स्टेट के अंदर, ठीक है, और उसको रिफाइन करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। तो ये जो हापा मेटल्स होते हैं, जो फ्री मेटल्स होते हैं, एक्चुअल में उनकी जो है वो मेटलर्जी नहीं होती। बाकी जितने भी मेटल्स हैं, आयरन है, कॉपर है, इस तरह से जो है वो आपके पास, और एल्यूमिनियम है, डिफरेंट जितने भी मेटल हैं उनकी मेटलर्जी की जाती है। और उसके लिए पूरी एक इंजीनियरिंग होती है, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, जिसमें हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं, मुताला करते हैं। तो चूँकि हम चैप्टर 4 पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारा चैप्टर है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 3A से लेकर 8A ग्रुप तक के जो एलिमेंट है वो पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं, जिनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन पी जो है वो शेल में या पी ऑर्बिटल में एंटर होता है, इसलिए उनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। और हम चैप्टर 1 में भी देखा था कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थे वो पी पर जाकर एंड हो रही थी। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर बच्चों अगर बात की जाए तो उसके अंदर हमारे पास 3A ग्रुप जो है उसमें एक एलिमेंट मौजूद होता है एल्यूमिनियम, जिसका सिंबल होता है Al। तो एल्यूमिनियम की मेटलर्जी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि एल्यूमिनियम को किस तरह से जो है वो ज़मीन से निकाला जाता है और किस तरह से 99.9% प्योर एल्यूमिनियम हम ऑब्टेन करते हैं। तो इससे पहले कि हमें मेटलर्जी स्टार्ट करें एल्यूमिनियम की, हमें जानना है अबाउट द ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम, कि एल्यूमिनियम के ओर्स कौन कौन से होते हैं। तो ज़मीन के अंदर से जो एल्यूमिनियम के ओर्स, हर मेटल के ओर होते हैं, जैसे आयरन निकलता है तो मैग्नेटाइट की सूरत में निकल जाता है, हेमेटाइट की सूरत में निकल जाता है, कॉपर पायराइट की सूरत में निकल जाता है। इस तरह से जब कॉपर निकलता है तो फिर कॉपर पायराइट की सूरत में निकलता है, एजुराइट, मेलाचाइट, बहुत सारे जो है वो ओर्स की सूरत में निकलता है। बिल्कुल इस तरह से जब एल्यूमिनियम निकलता है तो उसके भी डिफरेंट ओर्स होते हैं। एल्यूमिनियम के बारे में याद रखें कि एल्यूमिनियम इज़ द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। ज़मीन के अंदर से सबसे ज़्यादा जो मेटल निकलता है तो वो जो है वो एल्यूमिनियम होता है। लोहे से भी ज़्यादा, आयरन से भी ज़्यादा ज़मीन के अंदर से
एल्यूमिनियम निकाला जाता है। फिर इस और सवाल ये माइंड में जनरेट होता है कि अगर एल्यूमिनियम इतनी अबेंडेंस में है कि सबसे ज़्यादा जो मेटल ज़मीन के अंदर है वो एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम आयरन से ज़्यादा महंगा क्यों है? तो ये आगे मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, आज के ही लेक्चर में। तो वहाँ पर मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा कि वाई एल्यूमिनियम इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन आयरन, जबकि ये ज़्यादा बड़ी तादाद में ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। तो और अगर ओवरऑल एलिमेंट की बात करें तो थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है आफ्टर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो या सिलिकॉन, सॉरी, आफ्टर फर्स्ट नंबर पे ऑक्सीजन है, सेकंड पे सिलिकॉन है, और थर्ड नंबर पे जो है वो एलिमेंट ज़मीन के अंदर सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में जो है वो एल्यूमिनियम है, चूँकि बाकी दोनों नॉन मेटल है। मेटल में टॉप पर है, और जबकि तमाम एलिमेंट्स की बात करें 118 एलिमेंट के अंदर तो थर्ड नंबर पर आ जाएगा ये। अब इसके जो ओर्स है हमारे पास सिलिकेट और भी है, फ्लोराइड और भी है, सल्फेट और भी है, ऑक्साइड और भी है। सिलिकेट और वो है जिसके अंदर सिलिका या SiO2 जिसके फॉर्मूले में मौजूद होगा, फ्लोराइड और वो जिसके फॉर्मूले में फ्लोरीन मौजूद हो, सल्फेट वो है जिसके फॉर्मूले में SO4 मौजूद होगा, ठीक है। सो दैट विल बी कॉल्ड सल्फेट और। इस तरह से ऑक्साइड और क्या है, जिसके फॉर्मूले के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होगा, दैट विल बी ऑक्साइड और। नाउ सिलिकेट और हमारे पास तीन है, काओलिन, फेल्सपार एंड मीका। काओलिन किसे कहते हैं? चाइना क्ले को भी कहा जाता है, काओलिन जिसको चाइना क्ले भी कहते हैं। इससे नॉर्मली चाइना डिश वगैरह बनाया जाता है, आपने देखा होगा चाइना क्ले, काओलिन उसको कहा जाता है, इट इज़ चाइनीज़ वर्ड। फेल्सपार भी सिलिकेट और होता है, इसके फॉर्मूले में सिलिका मौजूद होता है, SiO2। काफ़ी लॉन्ग फॉर्मूला है, नो नीड टू रिमेंबर इट, जिसको रिमेंबर करना है वो मैंने लिख दिया है, बस वो याद रखेंगे। तो फेल्सपार टाइल्स को बनाने में, ग्लेस टाइल्स को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे नॉर्मली टाइल्स वगैरह आपने देखा होगा, बाथरूम टाइल्स और फ्लोर टाइल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। मीका जो होता है वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, करंट इससे पास नहीं होता, तो नॉर्मली इससे इलेक्ट्रिकल कटआउट्स बनाए जाते हैं। देखा होगा आपने पुराने वक्तों में, अब तो शायद ब्रेकर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन पहले कटआउट्स होते थे जो कि मेन बोर्ड पर लगे होते थे, पत्थर जैसे होते थे, वो पत्थर जो होता था मीका कहलाता है वो, ठीक है, बिकॉज वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, उससे करंट पास नहीं होता। नेक्स्ट है फ्लोराइड और में क्रायोलाइट हमारे पास है, Na3Al(F6), फ्लोरिनस है, और एल्यूमिनियम भी साथ में इस फॉर्मूले में मौजूद है, तो ये हमारा फ्लोराइड और है। सल्फेट और में सल्फेट होगा जिसको एलोनाइट कहते हैं। नॉर्मली जो मिनरल्स होते हैं अपने ITE के नाम से पहचानते हैं, ज़्यादातर जो ओर्स होते हैं उनके नाम के आखिर में ITE आ रहा होता है, ये शो करते हैं, ये सफिक्स ITE शो करता है किसको भाई? मिनरल्स को, कि मिनरल्स का ये सफिक्स है कि ITE लगा हुआ तो ज़मीन के अंदर से उसको निकाला जा रहा होगा। एलोनाइट का फॉर्मूला लगभग पोटेशियम की तरह होता है, K2SO4.Al2SO4 लेकिन 24H2 के बजाय इसमें क्या होता है, पोटेशियम में तो 24H2 होता है, एलोनाइट के अंदर 4 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इसके फॉर्मूले में मौजूद होता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्साइड और की बात करेंगे, तो ऑक्साइड और में हमारे पास 4 और है, बॉक्साइट, गिब्साइट, डायस्पोर, कोरंडम, सारे के सारे एल्यूमिनियम ऑक्साइड हैं, ठीक है, जिसमें से बॉक्साइट और को तो हम पढ़ेंगे आगे जाकर, उसकी ही जो है वो प्यूरिफिकेशन करके ज़्यादातर दुनिया में जो है वो एल्यूमिनियम को रिफाइन किया जाता है। तो बॉक्साइड और होता है Al2O3.NH2O, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके साथ मौजूद है। गिब्साइट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 3H2O होती है, डायस्पोर में सिर्फ H2O होती है, और कोरंडम के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद नहीं होता, वो सिर्फ Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। तो अब कोरंडम की बात करें ना बच्चों, तो कोरंडम जब ज़मीन के अंदर से निकलता है तो डिफरेंट कलर्स की सूरत में निकलता है, बड़े खूबसूरत से, ब्यूटीफुल से, कलरफुल स्टोन्स की सूरत में कोरंडम ज़मीन के अंदर से निकलता है। उन स्टोन्स को नॉर्मली अंगूठी वगैरह बनाने में एज अ जेम, नगीने के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 कलर इसके बड़े फेमस हैं, ग्रीन कलर का भी निकलता है, रेड भी निकलता है, ब्लू भी निकलता है, येलो भी निकलता है। अगर ग्रीन कलर का निकलता है तो उसको एमरल्ड कहा जाता है, एमरल्ड जिसको पन्ना कहते हैं उर्दू में। इस तरह रेड कलर का निकल रहा है तो फिर हम उसको कहते हैं रूबी, ठीक है, रूबी जिसको हम जो है चूनी कहते हैं इन उर्दू लैंग्वेज। इस तरह सफ़ायर, ब्लू कलर का अगर कोरंडम निकलता है उसको सफ़ायर कहा जाता है, जिसको हम नीलम कहते हैं। अगर येलो कलर का अगर पत्थर निकल रहा है कोरंडम, इम्प्योरिटीज़ की वजह से कलर्स डिफरेंट आ रहे होते हैं, फिर हम उसको टोपास कहते हैं। एंड टोपास उर्दू में कहा जाता है पुखराज। नॉर्मली कुछ लोग लकी स्टोन्स के तौर पर उनको अंगूठियों में वेयर करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि ऑक्साइड और की सूरत में एल्यूमिनियम इन 4 तरह से, इन 4 मिनरल्स की सूरत में ज़मीन से निकलता है, बॉक्साइट, गिब्साइट, डायस्पोर, कोरंडम। अब इसके अंदर जो है वो हम बॉक्साइट के बारे में डिटेल से स्टडी करने वाले हैं, किस तरह से इसकी प्यूरिफिकेशन की जाती है, ठीक है। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम की मेटलर्जी करने के लिए हमारे पास जो और हम यूज़ करने वाले हैं, जो कचधात इस्तेमाल करने वाले हैं, दैट इज़ बॉक्साइट।
बॉक्साइट जैसा कि फार्मूला जानते हैं Al2O3 और उसके साथ NH2O अटैच होता है एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बॉक्साइट असल में हमारे पास 3 तरह के होते हैं, रेड बॉक्साइट होता है, वाइट बॉक्साइट होता है और एक रेड एंड वाइट बॉक्साइट होता है। कभी कभार ज़मीन के अंदर से बॉक्साइट निकालते हैं, लाल रंग का पत्थर होता है। रेडिश कलर्स का इस वजह से होता है क्योंकि उसमें गैंग पार्टिकल्स जो होते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ होते हैं वो फेरिक ऑक्साइड या रस्ट Fe2O3 की होती हैं। और कभी कभार वाइट कलर का बॉक्साइट निकलता है जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो सिलिका SiO2 की होती है। और कभी कभार रेड और वाइट दोनों कलर के मिक्स होकर निकलता है, तो वो उसका मतलब हो गया कि इसमें सिलिका एंड रस्ट बोथ आर प्रेजेंट एज इम्प्योरिटीज़। अब किस तरह से, सबसे पहला काम तो ये है कि इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना है। सबसे पहला स्टेप, 2 स्टेप पर होता है ये काम। तो फर्स्ट स्टेप में आपको इम्प्योरिटीज़ रिमूव करना है, तो यू हैव टू प्यूरिफाई द बॉक्साइट और इनटू एल्यूमिना। तो बॉक्साइट और को हम रिफाइन करेंगे और जब इसका सारे इम्प्योरिटी निकल जाएंगे तो Al2O3 सिर्फ हमारे पास बच जाएगा, ये प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बच जाएगा जिसको हम एल्यूमिना कहेंगे। ठीक है, तो अब 3 तरह के मेथड्स में से कोई एक मेथड हम इस्तेमाल कर सकते हैं बॉक्साइट और को रिफाइन करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए। या तो हम बायर्स मेथड इस्तेमाल करते हैं, या फिर सरपेक्स मेथड इस्तेमाल करते हैं, या फिर हॉल्स मेथड हम इस्तेमाल करते हैं। बायर्स मेथड हम कब इस्तेमाल करते हैं कि जब हमारे पास इम्प्योरिटी के तौर पर सिर्फ और सिर्फ Fe2O3 मौजूद हो, या फेरिक ऑक्साइड एज ए इम्प्योरिटी जब हमारे पास हो, रेड बॉक्साइड जब हमारे पास हो, तो हम बायर्स मेथड के थ्रू प्योरीफिकेशन करते हैं, बॉक्साइट और की इम्प्योरिटी को रिमूव करते हैं। इसमें करना जस्ट हमें क्या होता है कि जो बॉक्साइट और है उसमें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को उसके साथ फ्यूज़ कर देना होता है। तो ये होता है रिएक्शन साथ में। ठीक है, तो होता है क्या है कि एल्यूमिनियम, ठीक है, जो यहाँ पर सोडियम है, ये पूरे Al2O3 से रिएक्शन करके NaAlO2 दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट, एक वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है, उसकी फॉर्मेशन करता है और वाटर सेपरेट हो जाता है। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है और आप जानते हैं Fe2O3 जो इम्प्योरिटी है ना, जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं सारे के सारे वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। तो ये एक बेसिक ऑक्साइड है, जबकि एल्यूमिनियम को जो ऑक्साइड है वो आप जानते हैं एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो अब Fe2O3 एक जो है वो स्ट्रांगली बेसिक ऑक्साइड होता है हमारे पास। तो जब NaOH डाला जाता है तो वो क्या करता है कि NaOH इस के साथ तो रिएक्शन कर सकता है, बिकॉज Al2O3 जो है हमारे पास ये तो एम्फोटेरिक नेचर का है। एम्फोटेरिक किसे कहते हैं कि ऐसे ऑक्साइड्स जिनके एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर होता है उसको हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। तो जिंक और एल्यूमिनियम केमिस्ट्री के अंदर जो ऑक्साइड बनाते हैं, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इन दोनों ऑक्साइड को हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एसिड बेस सबसे रिएक्शन कर सकता है। तो ये बेस से रिएक्शन करके सोडियम एल्यूमिनेट एक सॉल्ट बना लेगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। लेकिन जो Fe2O3 एज इम्प्योरिटी उसके अंदर मौजूद होगा ना, वो Fe2O3 इस NaOH से रिएक्शन नहीं कर सकता, बिकॉज ये एक बेसिक ऑक्साइड और ये एक बेस है। बेसिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, तो ये क्या होगा, Fe2O3 इम्प्योरिटी की सूरत में अलग हो जाएगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, और फिर हम उसको क्या कर देंगे, फिल्टर करके Fe2O3 को बाहर कर देंगे। लेकिन मसला ये है कि अब हमारे पास जो एल्यूमिना सोडियम एल्यूमिनेट ये कंपाउंड हमें हासिल हो गया। इस सोडियम एल्यूमिनेट के हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, इसमें मोर अमाउंट ऑफ वाटर जब हम इसमें ऐड करेंगे तो रिएक्शन होगा, और रिएक्शन करते ही हमें NaOH सेपरेट हो जाएगा, जिसको हम फर्दर इस्तेमाल कर लेंगे, और साथ में AlOH3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलेगा। और ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक इनसॉल्युबल लेस सॉल्युबल सॉल्ट की सूरत में मिलेगा। तो ये असल में कहलाएगा हाइड्रेटेड एल्यूमिना। ये एल्यूमिना ही है लेकिन इसमें वाटर ऐड है, हाइड्रेटेड एल्यूमिना, और ये क्या होगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा लेस सॉल्युबल होने की वजह से, चूँकि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लेस सॉल्युबल इन वाटर होता है, पानी में कम हल होता है। तो जब ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसके प्रेसिपिटेट्स को लेकर उसको इग्निशन करेंगे, हाई टेम्परेचर पे इसको हीट करेंगे। जब हाइड्रेटेड एल्यूमिना को हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाएगा तो उसके अंदर से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा सारा जो भी है, और हमारे पास Al2O3 बच जाएगा, दैट इज़ प्योर एंड ड्राई एल्यूमिना। इस एल्यूमिना के फिर सेकंड स्टेप पे जाकर हम इसकी फर्दर इस एल्यूमिनियम को सेपरेट करेंगे। तो ये तो मैंने आपको बताया बायर्स मेथड। बायर्स मेथड में क्या होता है कि अगर फेरिक ऑक्साइड एज ए इम्प्योरिटी मौजूद हो तो किस तरह से उसको वैसे एल्यूमिनियम को सेपरेट करेंगे। सेकंड हमारे पास है सरपेक्स मेथड। सरपेक्स मेथड का इस्तेमाल करेंगे, एस फॉर सरपेक्स, एस फॉर सिलिका, कि जब सिलिका एज ए इम्प्योरिटी हमारे पास मौजूद हो, व्हाइट बॉक्साइड जब आपके पास हो, तो हम क्या करेंगे कि एल्यूमिनियम का रिएक्शन, इस बार प्योर एल्यूमिना का रिएक्शन हम कराएंगे कार्बन के साथ या कोयले के साथ नाइट्रोजन गैस की प्रेजेंस में, और हाई टेम्परेचर पे जब ये रिएक्शन होगा
तो एल्यूमिनियम इस नाइट्रोजन से मिलेगा, ALN बन जाएगा। कार्बन इस ऑक्सीजन से हाई टेम्परेचर में मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी और वाटर सेपरेट आउट हो जाएगा। ये ALN दैट इज कॉल्ड एल्यूमिनियम नाइट्राइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड तो जो है वो गैस बनकर ये जो है वो गैस की सूरत में वो जो है स्केप आउट हो जाएगी। और ALN हमारे पास एल्यूमिनियम नाइट्राइड बचा। अब इसमें से सिलिका कैसे अलग होगा? सिलिका का रिएक्शन इस कार्बन के साथ हो जाएगा, तो कार्बन ऑक्सीजन से हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा और ये सिलिका सेपरेट हो जाएगा। सिलिका मेटेलिक स्टेट में हाइग्रोस्कोपिक होता है, बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट रखता है, तो इस टेम्परेचर पे सिलिका भी क्या होगा? एवोपरेट हो जाएगा। इस तरह ओवरऑल सिलिका हम यहाँ पर रिमूव कर लेंगे, ठीक है। सिलिकॉन की रिमूवल हाइग्रोस्कोपिक होने की वजह से वो एवोपरेट हो जाएगा। तो हमारे पास जो ALN बचेगा इसके अंदर सिलिका कोई नहीं होगा। फिर इस ALN की हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर से रिएक्शन कराएंगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम बनाएगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके अमोनिया बना लेगा। तो अमोनिया गैस तो स्केप आउट हो जाएगी चूँकि गैस है, और ये हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम हमारे पास आ जाएगा। तो पिछले स्टेप में जिस तरह से हाइड्रेटेड एल्यूमिना की हमने क्या करना है, इग्निशन किया हाई टेम्परेचर पे, तो प्योर एल्यूमिना ड्राई एल्यूमिना अलग हो जाएगा और वाटर सेपरेट आउट हो जाएगा। इस तरह से हमने क्या किया कि इस बॉक्साइट ओर में से हमने सिलिका को रिमूव किया और उसके साथ साथ प्योर एल्यूमिना हमें हासिल हो गया। अगर दोनों इम्प्योरिटीज़ अगर आपके पास हों, फिर हम ना बेयर्स को फॉलो करते ना सरपेक्स को, बल्कि हॉल्स मेथड, ये साइंटिस्ट के नाम पर है, बेयर, सरपेक, हॉल, तो हॉल्स मेथड को फॉलो करते हैं। हॉल्स मेथड का भी इस्तेमाल करेंगे जब फेरिक ऑक्साइड और सिलिका दोनों एज अ इम्प्योरिटी हमारे पास अगर मौजूद होंगे तो, ठीक है। दोनों ही अगर बॉक्साइट और के अंदर इम्प्योरिटी की सूरत में तो हॉल्स मेथड इस्तेमाल करेंगे। इसमें क्या करेंगे, बॉक्साइट और जो है आपके पास है इम्प्योर बॉक्साइट और जिसके अंदर दोनों इम्प्योरिटी मौजूद है, जिसके अंदर Fe2O3 भी है एज अ इम्प्योरिटी गैंग पार्टिकल, जिसके अंदर Fe2O3 के साथ जो है वो सिलिका भी एज अ गैंग पार्टिकल मौजूद है। तो क्या करना है, इसके सोडियम कार्बोनेट के साथ हाई टेम्परेचर पर इसको फ्यूज़ कर देंगे। जब ये फ्यूज़ होगा तो क्या होगा, अब आप जानते हैं सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट होता है और ये बेसिक ऑक्साइड है, तो आखिरकार क्या होगा कि Fe2O3 तो उससे रिएक्शन नहीं करेगा, Fe2O3 प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड चूँकि एम्फोटेरिक होता है वो उससे रिएक्शन करके सोडियम लेमिनेट बना लेगा, देन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये कार्बोनेट इस तरह से उसमें ब्रेक हो जाएगा, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। नेक्स्ट, अभी जो सोडियम एलिमिनेटर चली है तो वाटर सोल्यूबल जो है वो आपके पास आ गया, पानी में हल हो गया, ये Fe2O3 प्रेसिपिटेट आउट हो गया। अब सिलिका कैसे रिमूव हुआ? सिलिका का रिएक्शन आप जानते हैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट से हो सकता है हाई टेम्परेचर पे, और ये रिएक्शन हमने चैप्टर 3 में ही पढ़ा है एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर कि सोडियम सिलिकेट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। सोडियम सिलिकेट भी क्या होता है कि लिक्विड सूरत में होता है, तो ये लो टेम्परेचर पे एवोपरेट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो वैसे गैस सेपरेट हो जाएगी। तो सिलिका सोडियम सिलिकेट की सूरत में एवोपरेट आउट हो जाएगा, तो सिलिका को भी हम इस तरह से रिमूव कर लेंगे। तो इस वजह से सोडियम कार्बोनेट को ऐड किया जाता है जब दोनों इम्प्योरिटी हो। सोडियम कार्बोनेट अपने बेसिक नेचर की वजह से फेरिक ऑक्साइड को रिमूव कर देता है, एज अ प्रेसिपिटेट आउट कर देता है, और जो है वो सिलिका को कैसे रिमूव करता है, रिएक्शन करके। जब रिएक्शन हो जाता है सोडियम सिलिकेट बन जाता है, तो आखिरकार ये भी आपके पास स्केप आउट हो जाती है। मैंने सोडियम एल्यूमिनेट की जिस तरह फर्स्ट स्टेप में बायर्स मेथड हमने किया था, इसको वाटर पे ऐड करके और कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐड कर देंगे, चूँकि हम चाहते हैं दोबारा से सोडियम कार्बोनेट हमें ऑब्टेन हो जाए, जिसको फर्दर प्रोसेस में हम इस्तेमाल कर सकें, और साथ में हाइड्रेटेड एल्यूमिना भी हमें मिल जाएगा। तो इस हाइड्रेटेड एल्यूमिना का फिर इग्निशन करेंगे, 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे, हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, ये डिकम्पोज होकर और इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और प्योर एंड ड्राई एल्यूमिना बन जाएगा। तो यहाँ पर बहुत मेन हमने देखा, फर्स्ट स्टेप यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से बॉक्साइट और को प्योरीफाई करके हम उससे प्योर एल्यूमिना हासिल करते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह से हो सकता है, बायर्स मेथड, हॉल्स मेथड, सरपेक्स मेथड, इट डिपेंड्स कि इम्प्योरिटी क्या है इस बॉक्साइट ओर के अंदर। अब थर्ड हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम देखेंगे कि किस तरह से Al2O3 में से एल्यूमिनियम को हम सेपरेट आउट करते हैं, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो स्टेप 2 की तरफ आते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना, ठीक है। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था स्टेप 1 में बॉक्साइट ओर को किस तरह प्योरीफाई किया जाता है। अब हमारे पास एल्यूमिना आ चुका है, मतलब Al2O3 आ चुका है, एक कंपाउंड आ चुका है प्योर स्टेट में। अब हमें इससे एल्यूमिनियम को सेपरेट करना है, और ये स्टेप एक एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है ड्यू टू द यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन रॉड, जिसको अभी मैं जब बताऊँगा तो आपको एक्सपेंसिव प्रोसेस बताऊँगा। मेटल्स को, अगर मेटल का कंपाउंड आ गया तो उसमें से मेटल्स को अलग करने के 2 तरीके साइंस ने हमें बताए हैं, ठीक है, केमिस्ट्री ने बताए हैं। पहला कार्बन रिडक्शन मेथड होता है और दूसरा हमारे पास होता है इलेक्ट्रोलिसिस। कार्बन रिडक्शन जो मेथड होता है, ये वाला मेथड होता है चीपर मेथड होता है, और ज़मानों से इस मेथड को इस्तेमाल किया जाता रहा है, ठीक है। तो कार्बन रिडक्शन मेथड में क्या करते हैं, बस कि जो भी आपके जो है ज़मीन से और आपका निकला है उसमें कोयला ऐड करके उसको हीट अप कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि आयरन एज में हज़ारों साल पहले
कि जब ज़मीन से Fe2O3 हेमेटाइट और निकला करता था, उसको लोग क्या करते थे भाई, मिट्टी की पतीली में डालकर उसमें कोयला डालने के बाद उसको हीट कर देते थे, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना के उड़ जाता था और आयरन अलग हो जाता था, जिसको वो सेपरेट करके उससे वो तलवार वगैरह चीज़ों को बना लिया करते थे। ये एक सस्ता प्रोसेस था और एक बड़ा आसान सा प्रोसेस था, जिसकी वजह से क्या होता था कि आयरन को रिफ़ाइन करना काफ़ी आसान था हमेशा से, और आज भी बहुत आसान है। ब्लास्ट फर्नेस में भी सेम यही काम किया जाता है, कार्बन रिडक्शन की जाती है। इस वजह से लोहा आयरन जो है वो आयरन आपके पास एक चीप या फिर एक सस्ता मेटल है ड्यू टू दिस प्रोसेस ऑफ कार्बन रिडक्शन मेथड। अगरचे दुनिया में एल्यूमिनियम जितना नहीं है। अब एल्यूमिनियम महंगा है ज़्यादा होने के बावजूद, फर्स्ट पर होने के बावजूद, वजह क्या है, चूँकि जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रिएक्शन आप कार्बन से कराओगे, अब ये इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज आयरन लेस रिएक्टिव होता है कार्बन से, इस वजह से कार्बन आयरन के ऑक्साइड को डिस्प्लेस कर देता है। लेकिन कार्बन एल्यूमिनियम से जो है ना, एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है कार्बन से, तो कार्बन इस ऑक्सीजन ऑक्साइड को खींचकर बाहर नहीं निकाल सकता, ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। आप जानते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पढ़ा था चैप्टर 7 के अंदर। इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को ECS कहा जाता है, या इसी को हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज़ कहते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज़ की बात की जाए तो उसकी निमोनिक भी याद की थी कि लेके खाना मज़े से आला मन जो करे फेंके दे कोई निगाहें सुंदर प्यार भरी चापा। तो लेके खाना मज़े से आला मन जो करे, लेके खाना मज़े से आला मन जो करे फेंक दे कोई निगाहें सुंदर, उसके बाद प्यार भरी चापा F के नीचे होता था। यहाँ पर कार्बन आपको दिख रहा है, कार्बन से नीचे आयरन है, मतलब कार्बन से लेस रिएक्टिव आयरन है, और कार्बन से ऊपर जितने भी मेटल्स मौजूद है वो सब के सब कार्बन से ज़्यादा रिएक्टिव है। अब एल्यूमिनियम आपको कार्बन से ऊपर दिख रहा है, इसका मतलब कार्बन इस एल्यूमिनियम से ज़्यादा एल्यूमिनियम इस कार्बन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये रिएक्शन फिजिबल नहीं हो रहा। आयरन लेस रिएक्टिव है कार्बन से, तो कार्बन इसके ऑक्साइड को डिस्प्लेस कर दे रहा है। इसी वजह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम कभी भी कार्बन रिडक्शन प्रोसेस से ब्लास्ट फर्नेस के अंदर एल्यूमिनियम को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। और ये लेटेस्ट डिस्कवरी इस प्रोसेस की है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का है, जिससे हम एल्यूमिनियम को रिफाइन कर सकते हैं। पुराने वक्तों में एल्यूमिनियम और भी ज़्यादा महंगा था कि जब इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस बहुत महंगे से हुआ करता था, जब बिजली सस्ते दामों दस्तियाब नहीं थी, तो कहा जाता है कि ब्रिटिश औरतें उस वक्त जो है वो एल्यूमिनियम के जो है वो कंगन और ज्वेलरीज वगैरह पहना करती थी। जिस तरह गोल्ड की अहमियत है, पहले एल्यूमिनियम की भी वो अहमियत हुआ करती थी। ठीक है, तो सबसे पहले एल्यूमिनियम को सस्ते रेट पर रिफाइन करने का तरीका बताया था एक साइंटिस्ट हॉल ने, हॉल प्रोसेस। और इसकी एक स्टोरी भी है जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि वर्ल्ड वॉर 2 में, दूसरी जंग अजीम के दौरान, कि जब जर्मनी और इंग्लैंड आपस में आमने सामने थे, तो अगर आप इंग्लैंड की बात करोगे तो इंग्लैंड तो लाइक एक उसकी तरह है, लाइक एक आइलैंड की तरह है, ब्रिटिश आइल्स इंग्लैंड। और इंग्लैंड के सामने पूरा का पूरा एक समंदर है जिसको हम लोग कहते हैं द इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल उसके साथ पूरा एक समंदर है। और उसके बाद फिर यूरोप का मेनलैंड आता है, और उस यूरोप के मेनलैंड के अंदर होता है जर्मनी, एंड विच वॉज द एप्पल ऑफ द स्कॉट फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो जर्मनी ने इंग्लैंड पर हमला किया था, या इंग्लैंड ने जर्मनी पर हमला किया था, किसी तरह भी कह दें। तो जर्मनी ने बनाए थे कुछ यू बोट्स। यू बोट्स क्या आते हैं? यू बोट्स आर लाइक सबमरीन्स, आबदोज की तरह होते थे, या पनडुब्बी जिसको हम कहते हैं, आबदोज होते थे यू बोट्स जो टॉर्पेडो फायर किया करते थे। और उन्होंने जो है वो नेवी में कह लो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे यू बोट्स। तो अब यू बोट से लड़ने के लिए इंग्लैंड में कुछ जो है वो नेवी वाले कुछ कर रहे थे तैयारी कि किसी तरह से जो है वो हम जर्मनी को हरा सकें। तो इंग्लैंड ने फिर क्या किया था कि एक इंग्लैंड की नेवी की या एक पार्टी चल रही थी, उसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट वगैरह जमा थे, जर्नल वगैरह जमा थे। तो उसी में क्या था कि एक साइंटिस्ट था हॉल ने बोला कि मैं एल्यूमिनियम की कश्तियाँ बना सकता हूँ, चूँकि एल्यूमिनियम को सस्ते रेट पर रिफाइन करने का तरीका मुझे आता है, किस तरह से कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस किस तरह की जा सकती है उसकी। तो जर्नल ने कहा, किसी ने कहा कि भाई चलो ठीक है, एडमिरल वहाँ पर था, उसने कहा कि ठीक है चलो भाई तुम बना कर दिखाओ। तो उसने क्या किया भाई, उसने जो है वो एल्यूमिनियम की बहुत सारी कश्तियाँ बनवा दी सस्ते रेट पे, एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रोलिसिस करके रिफाइन करके एल्यूमिनियम की बहुत सारी कश्तियाँ बनाकर उसने इंग्लिश चैनल के चारों तरफ 100 के करीब फ्लीट पूरी की पूरी जो है उसने जमा कर दी। जब जर्मनी के यू बोट्स आए और उन्होंने जब देखा पेरिस्कोप के थ्रू कितने सारे जो है वो मतलब शिप खड़े हैं इंग्लिश चैनल पर, तो उन्होंने सोचा कि भाई अब तो आगे नहीं जा सकते हैं सब मरीन लेकर, तो उन्होंने सोचा कि वापस जर्मनी जाते हैं। लेकिन उन्होंने सोचा कि जब इतनी दूर आ ही गए हैं तो एक दो फायर मार के ही जाते हैं टॉर्पेडो। तो उन्होंने टॉर्पेडो फायर किया, मतलब कि उन शिप्स की तरफ, और वापस पलटे फ़ौरन से। जब टॉर्पेडो फायर किया तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने धमाके की एक्सप्लोजन्स की आवाज़ आनी शुरू कर दी,
और उन्होंने जब पीछे मुड़कर देखा तो एक एक करके सारे के सारी कश्तियाँ जो है ना वो डूब गई। इंग्लैंड की सारी के सारी कश्तियाँ डूब गई, 100 की 100। वजह ये थी कि हॉल ने एक रिएक्शन को जो है ना वो भूल गया था वो, कि एल्यूमिनियम के रिएक्शन जब कभी वाटर के साथ होता है ना एट हाई टेम्परेचर, तो फिर उस सूरत में यहाँ पर जब ये रिएक्शन, जब एल्यूमिनियम का रिएक्शन जब आप वाटर के साथ करोगे तो उस सूरत में क्या होगा कि ये एक ऐसा रिएक्शन होगा जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। और जो हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन जाहिर सी बात है कम्बस्टिबल होता है और ये तेज़ी के साथ जलता है। तो इस हाइड्रोजन गैस के तेज़ी के साथ जलने की वजह से क्या होता है कि बहुत सारी और हीट प्रोड्यूस होगी, इससे और एल्यूमिनियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा हाई टेम्परेचर पे और हाइड्रोजन पैदा होगा। इस तरह से एक करके धमाके होता है कि और एल्यूमिनियम की सारी कश्तियाँ जो है उसको डूब गई और इंग्लैंड को जो है वो इस तरह से उसकी नेवी जो है वो डिफीटेड हो गई। फिर आखिरकार रशिया ने बाद में जाकर जर्मनी को उसको फिर हराया। तो ये मैं बता रहा था कि एल्यूमिनियम को सबसे पहले जो प्रोसेस बताया था ना इलेक्ट्रोलिसिस के तौर रिफाइन करने का, वो हॉल ने बताया था अपने एक और साइंटिस्ट के साथ मिलकर, जिसका नाम था हेराल्ड। तो यहाँ पर जो स्टेप 2 है जिसमें हम एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे ना, एल्यूमिना की Al2O3 की, वो हम इसी प्रोसेस से करेंगे जिसको हम हॉल हेराल्ड प्रोसेस कहते हैं। और इसको हम कार्बन रिडक्शन प्रोसेस से नहीं कभी भी जो है वो प्योरीफाई कर सकते। मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि वजह क्या है, क्या रीज़न है। अब किस तरह से होता है हॉल हेराल्ड प्रोसेस, किस तरह कंस्ट्रक्शन होती है सेल की, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या किया जाता है, किसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम देते हैं और हमें केमिकल वर्क डन मिलेगा, हमें यहाँ पर एल्यूमिना से एल्यूमिनियम ऑक्सीजन को हम सेपरेट करेंगे। तो ये एक तरह का स्टील का टैंक होता है और एक स्टील के टैंक पर कार्बन की लाइनिंग की गई होती है, कार्बन के ब्लॉक्स की चुनाई कर दी गई होती है और इन कार्बन ब्लॉक्स को हमने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया होता है। तो ये हमारा कार्बन लाइनिंग का कैथोड कहलाएगा। फिर हमने ग्रेफाइट के कुछ रॉड्स या कार्बन की ही रॉड्स कह सकते हैं, उसको डिप कर देते हैं ऊपर से और कार्बन के रॉड्स को पॉजिटिव से जोड़ देते हैं, ये आपका बन जाएगा एनोड। ठीक है, और इसके अंदर हम डाल देते हैं एक इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर। इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर इसमें भर देते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर में 3 चीज़ें होती हैं, एक एल्यूमिना तो होता ही है मोल्टन स्टेट में, और साथ में क्रायोलाइट और फ्लोस्पार, ये 3 चीज़ें होती हैं। क्रायोलाइट क्यों डाला जाता है, ये एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट कम करता है। एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, तो इस वक्त तो जब हम क्या करते हैं कि जब एल्यूमिना को, या एल्यूमिना की बात कर लें, सॉरी, एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, जैसे 1200 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। जब इस टेम्परेचर पे जब हम इसको मेल्ट करना चाहते हैं तो क्या होता है कि ये एवोपरेट हो जाता है, एल्यूमिनियम इसके अंदर जो होता है एवोपरेट हो जाता है, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम ज़ाया हो जाता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, इस एल्यूमिना की मेल्टिंग पॉइंट को लो करना पड़ता है। और आप जानते हैं जब कभी इम्प्योरिटी ऐड की जाती है किसी सब्सटेंस के अंदर तो उसके मेल्टिंग पॉइंट को ये लो कर देता है। तो क्रायोलाइट क्या करता है, Na3AlF6 इसके मेल्टिंग पॉइंट को लो कर देता है, 950 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले आता है ताकि कोई भी एल्यूमिनियम हमारा ज़ाया ना हो सके। साथ में फ्लोस्पार ऐड करते हैं, इट इज़ नॉट फेल्सपार। फेल्सपार जो भी लेक्चर के स्टार्ट में मैंने बताया था वो तो टाइल होता है। फ्लोस्पार जो है वो BaF2 बेरियम फ्लोराइड इसका फॉर्मूला होता है और ये क्या करता है, फ्लूइडिटी बढ़ाता है ताकि एल्यूमिनियम जो हमें हासिल है वो फिसलते फिसलते जो है वो हमें यहाँ से जब एल्यूमिनियम हासिल होगा कैथोड की तरफ तो फिसलते फिसलते यहाँ से हम इसको टैप आउट कर लेंगे। तो यहाँ से मोल्टेन एल्यूमिना इजेक्ट होता है नीचे के साइड्स और यहाँ पर हमने एक डायाफ्राम लगाया हुआ है जिसकी मदद से इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन तो नहीं जाएगा लेकिन एल्यूमिना यहाँ से पास हो जाएगा। और जो एल्यूमिना हमें मिलेगा, एल्यूमिनियम जो हमें मिलेगा वो 99% प्योर या 99% तक वो खालिस होगा। तो ओवरऑल प्रोसेस क्या होता है कि जब हम इस पे एल्यूमिना डालते हैं और करंट पास करते हैं तो एल्यूमिनियम +3, अब आप जानते हैं कैटाइन है, कैटाइन कैथोड की तरफ मूव करेगा, एनाइन एनोड की तरफ मूव करेगा। एल्यूमिनियम यहाँ पर जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन को गेट करके एल्यूमिनियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये एल्यूमिनियम मेटल फ्लोस्पार की वजह से फ्लूइड करते करते फिसलते फिसलते क्या होगा कि यहाँ से नीचे से बॉटम से इजेक्टेड हो जाएगा, स्केप हो जाएगा और ये 99% प्योर एल्यूमिनियम हम यहाँ से सेपरेट आउट कर लेंगे। और अब जब हम ऑक्सीजन की बात करें तो वो यहाँ पर जाएगा, कार्बन रॉड के एनोड के पास जाएगा, ऑक्सीडेशन होगी यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करके ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। वही ऑक्सीजन गैस इस कार्बन से रिएक्शन करके क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना के उड़ जाएगा। तो इसमें होगा क्या कि आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो हमारे पास ये कार्बन के रॉड्स है ना, आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। तो हमें क्या होगा, थोड़ी देर के बाद प्रोसेस में दोबारा इसको हमें लगाना पड़ेगा। तो इसी वजह से ड्यू टू द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रेफाइट रॉड ये प्रोसेस हमें एक्सपेंसिव पड़ता है और इस वजह से एल्यूमिनियम हमें आयरन से ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, महंगा पड़ता है। या टिन डब्बे वाले को जब आप एल्यूमिनियम बेचोगे ना तो वो ज़्यादा पैसे देगा आपको, लोहे के पैसे कम देगा वो आपको, बिकॉज इसको बनाने में ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। अगरचे दुनिया में बहुत बड़ी तादाद में, बट इसको बनाना मुश्किल है। ठीक है, तो
यहाँ पर मैंने आपको कंस्ट्रक्शन बताई, सेल रिएक्शंस पे देख लेते हैं किस तरह से होगा। सबसे पहले तो आयनाइजेशन हो जाएगी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो ब्रेक हो जाएगा एल्यूमिनियम आइंस और ऑक्साइड आइंस के अंदर, Al+3 और O-2 के अंदर। देन जो है वो Al+3 आइंस कैथोड की तरफ जाएंगे, चूंकि ये कैटाइन है और कैथोड पर रिडक्शन होती है, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। Al+3 आइंस 3 इलेक्ट्रॉन को गेट करके एल्यूमिनियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। वही एल्यूमिनियम मेटल यहाँ से फिसलता फिसलता बाहर निकल जाएगा। फिर एनोड की तरफ क्या होगा, ऑक्साइड आयन जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके ऑक्सीजन बनेगा। अब ऑक्सीजन तो O2 होता है तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे और 2 ऑक्साइड टोटल 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये ऑक्सीजन गैस क्या होगा, कार्बन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनता हुआ एस्केप आउट हो जाएगा, फरार हो जाएगा सेल के अंदर से। अब सेल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन्स को कट आउट करना पड़ता है। फर्स्ट इक्वेशन को रिडक्शन वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन वाले उसके बाद रिएक्शन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये यहाँ पर 12 हो गया, यहाँ पर भी 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो लेफ्ट वाले इक्वेशन को लेफ्ट पे, राइट वाले को राइट पे लिखेंगे, तो ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम 99% प्योर एल्यूमिनियम को हासिल कर सकते हैं इस एल्यूमिना की Al2O3 की इलेक्ट्रोलिसिस करवाने के बाद, ठीक है। तो ये स्टेप नंबर 2 था। अब चूंकि इस एल्यूमिनियम को हम वायर्स को बनाने में, तारों को बनाने में इस्तेमाल करते हैं, तो हम चाहते हैं 1% इम्प्योरिटी है वो भी इसके अंदर से रिमूव हो जाए। तो उसके लिए थर्ड स्टेप होता है जिसमें हम फर्दर प्योरीफिकेशन करते हैं या रिफाइन करते हैं इस एल्यूमिनियम को 99.9% प्योर एल्यूमिनियम में, जिसको हम हुप्स प्रोसेस कहते हैं, जो अभी डिस्कस करूँगा, ठीक है। ओके क्लास, तो मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम में लास्ट और थर्ड स्टेप हम करने वाले हैं जिसमें हम 99% प्योर एल्यूमिनियम को 99.9% प्योर एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करेंगे। और उसके लिए हमें एक नया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल चाहिए होगा जिसको हम हूप्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। हूप इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिसने इसको बनाया था। और इसमें क्या होता है इस सेल के अंदर, इसके अंदर 3 लिक्विड लेयर्स मौजूद हैं, 3 लेयर्स मौजूद हैं और वो सारी की सारी लिक्विड लेयर्स हैं। और ये तीनों लेयर्स जो हैं वो सेपरेटेड हो रही हैं, सेपरेटेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी या जो है वो डेंसिटी की सूरत में तीनों जो है वो सेपरेट हो रही हैं एक के ऊपर एक। जैसे कि अगर आपने ऑयल के साथ वाटर मिक्स कर दिया है तो ऑयल और वाटर एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं, बल्कि लेयर्स अलग अलग होते हैं ड्यू टू डिफरेंट डेंसिटीज़ ऑफ ऑयल एंड वाटर। सेम इसी तरह से डिफरेंट जो है वो 3 अलग अलग लेयर्स बन गए। सबसे नीचे जो लेयर है, डाउन मोस्ट लेयर या जो बॉटम लेयर जिसको हम कह सकते हैं, दिस इज़ द बॉटम लेयर। द बॉटम लेयर पे 99% प्योर एल्यूमिनियम है जो हमें हॉल हेरोल्ड सेल से हासिल हुआ है। बीच में जो लेयर है वो इलेक्ट्रोलाइटिक लेयर है, उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर में हमारे पास क्रायोलाइट और फ्लोस्पार दोनों इसमें यहाँ पर ऐड किया गया है। यहाँ पर फ्लोस्पार दोबारा से फ्लूइडिटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो Na3Al(F6) से अभी रिएक्शन में टेक पार्ट लेगा, अब ये मेल्टिंग पॉइंट को लो करने के लिए नहीं डाला जा रहा है, बल्कि यहाँ पर अब रिएक्शन में टेक पार्ट लेगा, इसी को डिकम्पोज करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे। सबसे टॉप वाले लेयर जो है वो हमारे पास 99.9% प्योर एल्यूमिनियम है। तो ये पूरी मोल्टन एक एल्यूमिनियम की, प्योर एल्यूमिनियम की लेयर सबसे टॉप पर है। टॉप वाले लेयर को नेगेटिव से जोड़ दिया टर्मिनल से बैटरी के, तो कैथोड हो गया। डाउन मोस्ट लेयर को हमने या बॉटम लेयर को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा, तो ये एनोड हो गया। जब करंट पास करेंगे तो क्या होगा, सीरीज ऑफ रिएक्शंस इसमें हमारे पास यहाँ पर होंगे। सबसे पहले Na3Al(F6), इसको हम क्रायोलाइट कहते हैं, ये एक डबल सॉल्ट की सूरत में होता है, 2 सॉल्ट का मिलाप होता है ये, तब वो दोनों सॉल्ट सेपरेट हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन ऑफ क्रायोलाइट सबसे पहले होगा कि यहाँ पर NaF सोडियम फ्लोराइड अलग हो जाएगा और Al(F3) एल्यूमिनियम फ्लोराइड सेपरेट आउट हो जाएंगे। देन ये Al(F3) हमारे पास एज एन इलेक्ट्रोलाइट एक्ट करेगा। Al(F3) की आयोनाइजेशन हो जाएगी Al+3 और F- में, एल्यूमिनियम आयन और फ्लोराइड आयन अलग हो जाएंगे। अब F- चूँकि ये एनाइन है तो नेगेटिव की तरफ जाएगा, Al+3 चूँकि कैटाइन है, पॉजिटिव चार्ज है, तो कैथोड की तरफ जाएगा। Al+3 कैथोड की तरफ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन को गेट करेगा, एलिमेंटल मेटल में कन्वर्ट होकर यहाँ से सेपरेट आउट हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये नीचे बॉटम लेयर पर जो 99% प्योर एल्यूमिनियम हमारे पास मौजूद है, इसको हमें 99% प्योर में कन्वर्ट करना है, 1% इम्प्योरिटी यहाँ से रिमूव करनी है। अब वो कैसे होगी कि अब ये जो फ्लोराइड है F-, जब ये जाएगा किस तरफ भाई, एनोड की तरफ जाएगा, तो F- एनोड पर जाने के बाद
2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके फ्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। देन ये फ्लोरीन गैस जो F2 यहाँ पर बन जाएगा, ये फर्दर इस एल्यूमिनियम से रिएक्शन करेगी और AlF3 बन जाएगा, एल्यूमिनियम फ्लोराइड बन जाएगा। देन ये एल्यूमिनियम फ्लोराइड स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिहाज से इसकी लेयर कौन सी वाली है, बीच वाली है, तो इस लेयर पे वापस मिडिल लेयर में आ जाएगा और अगेन इस AlF3 की क्या होगी, डिकम्पोजिशन होगी और इस डिकम्पोजिशन के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर भाई, ये जो है वो आखिरकार प्योर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा से क्या होगा कि जो एल्यूमिनियम फ्लोराइड यहाँ पर बॉटम लेयर में प्रोड्यूस हुआ होगा वो वापस शिफ्ट होगा कहाँ पर भी, मिडिल लेयर में, और मिडिल लेयर पे अगेन इसके इलेक्ट्रोलिसिस होगी। इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद Al+3 ऊपर यहाँ पर, मतलब एक तरह से ये वाला जो एल्यूमिनियम था AlF3 में कन्वर्ट होने के बाद मिडिल लेयर पे आएगा और यहाँ फिर Al+3 आइन ऊपर जाकर, मतलब जो कैथोड पर जाकर 99% प्योर एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होकर बाहर निकल जाएंगे और जो भी इम्प्योरिटी होगी 1% इसमें बॉटम लेयर पर यहीं पर रह जाएगी। तो फाइनली स्टेप 3 के बाद क्या होगा, हमारा जो एल्यूमिनियम है वो 99.9% तक हमारा रिफाइन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फर्दर इसकी प्यूरिफिकेशन और नहीं की जा सकती, तो यहीं पर हमारा मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक विच वी हैव टू डिस्कस टुडे। तो थैंक यू वेरी मच।